गुजरात के सियासी पारे की बात करते हैं जो लगातार चढ़ा हुआ है और गुजरात में चुनाव के ऐलान से पहले घमासान तेज है। राजनीतिक उठापटक चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज एक दूसरे को शहमात की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इस खेल में बीजेपी को 24 घंटे में 2 जोरदार झटके लगे हैं। पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल ने रिश्वत देने का इल्जाम मढ़ लिया, तो दूसरी ओर करीब 1 महीने पहले शामिल हुए निखिल सवानी ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वो रिएक्शन नहीं, एक्शन करके दिखाएंगे। मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी, आज 10 लाख रुपया मुझे रोकड़ा दे दिया और कल जो 500 का प्रोग्राम है इसमें स्टेज ऊपर मैं आऊँ, उसके बाद दूसरा पैसा कल देने का उसके वायदा किया है। जो समाज की बात करेगा, समाज के साथ रहने की बात करेगा, समाज को आगे लाने की बात करेगा, उसके साथ हम रहेंगे। अरे वो तो पता है। सब सियासत की महामाया है। इन्हीं नोटों में आजकल राजनीति की छाया है और नोट में तो वैसे भी पैर नहीं पर लगे हैं। कल तक कुछ ऐसे ही नोट लहराकर बीजेपी सियासत का रंग गाढ़ा कर रही थी। अब हरे हरे नोटों की हरियाली में गुजरात की राजनीति का पारा चढ़ा दिखता है। बीजेपी वाले नोटों ने देश की सियासत हिलाकर रख दी। साल 2008 में कुछ ऐसे ही नोट देश की संसद में लहराए गए, तब आरोप लगाने वाली बीजेपी थी और कटघरे में कांग्रेस। आज देश के सामने कुछ वैसे ही नोटों की गड्डियां हैं, लेकिन कटघरे में बीजेपी है। इल्जाम लगा रहे हैं गुजरात में पाटीदार समाज के बड़े नेता नरेंद्र पटेल। आरोप है कि टेबल पर पड़ी ये गड्डियां तो बस टोकन मनी है, पूरा खेल 1 करोड़ का था। ये अलग बात है कि नरेंद्र के दावों पर वही वरुण पटेल सवाल उठा रहे हैं, जिनके साथ कमल खिलाने का वादा था। वरुण पटेल ने संपर्क किया था, पहले सुबह में मुझे उसका घर पे बुलाया और उसके साथ जाके मुझे गांधीनगर ले गया, जीतू वाघानी के घर पे। वहाँ से मुझे कमलम में ले गया और वहाँ मेरे पास प्रेस करवाई। पहले तो उन्होंने 10 लाख लेके प्रेस की, उसकी जगह उनको 1 करोड़ रुपए लेके प्रेस करनी चाहिए थी। क्यों 10 लाख रुपए लेके की? इतने पागल है क्या हो? कौन सच्चा कौन झूठा, इस पर मुहर लगानी मुश्किल है, लेकिन सियासत का पारा आसमान छू रहा है। आरोपों की बौछार है तो तर्कों के तीर भी। ये बहुत ही संगीन बात है। उन्होंने सीधे उंगली भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं जीतूबाई वाघानी, उनके ऊपर उठाई है। हम ये मांग करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। इस मामले की जो तहकीकात है वो एक उच्च न्यायालय के जज के संज्ञान में होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की बात हुई कि पैसे देकर खरीदा जा रहा है लोगों को, जो आजकल ये बन गया है रुझान भाजपा की जनतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई जी एक सभा में बोले थे कि जब जब चुनाव नजदीक आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। आज सभी लोग जो पेड एजेंसी के रूप में काम कर रहे थे आज खुलकर सामने दिख रहे हैं और सभी को कांग्रेस वाले ही समर्थन करते हैं। जाहिर है गुजरात में जंग के ऐलान से पहले ही घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के लिए नरेंद्र पटेल ही नहीं, निखिल सवानी भी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। कभी हार्दिक के करीबी रहे निखिल सवानी अब राहुल गांधी से मेल मुलाकात में जुटे हैं। आज मैं ताज होटल पे राहुल गांधी जी से मिलने के लिए आया था और उसको जो कुछ भी आंदोलन की जो बात थी और जो पाटीदार समाज को न्याय की बात थी वो सब बात रखी है और उनसे सब इस बारे में बातचीत की। बीजेपी से 28 दिन में ही दामन छुड़ा लेने वाले निखिल बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभी इतने दिन हो गए तब तक कोई भी डिसीजन इस बारे में नहीं लिया, इसलिए मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं, क्योंकि कोई बात पे जो पॉइंट हुई थी, जिस पॉइंट पे बात हुई थी वो बात आज कहीं भी हुई नहीं है, इसलिए आज मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं। जाहिर है गुजरात का चुनाव इस बार कुछ अलग ही अंदाज में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए पाटीदारों का वोट अहम है और मोदी की गैर मौजूदगी में सियासी अखाड़े में कई दिग्गज अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और खूब जमकर दांव चले जा रहे हैं। गुजरात चुनावों को लेकर इस बार अगर कांग्रेस की बात करें तो उनकी भी रणनीति बदली सी नजर आ रही है। पूरे अग्रेसिव मोड में कांग्रेस है। सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस जमीन पर आक्रामक लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। खुद राहुल गांधी भी आर पार की लड़ाई में नजर आए। अपनी रैली में जुमलों का जमकर इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर उनकी जो रैलियों का अंदाज रहता है उससे एकदम जुदा नजर आया और सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। अब सवाल यह है कि गुजरात में कांग्रेस क्या 20 सालों से बीजेपी राज को तोड़ पाएगी? क्या इस बार राहुल गांधी का मैजिक वाकई में गुजरात में चल पाएगा? एंटी इनकम्बेंसी, पाटीदार, दलित समाज की जो नाराजगी है, क्या उसको भुनाने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? जय माता जी, जय सरदार, जय भीम। गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष का ये अंदाज बताने के लिए काफी है कि सूबे में चुनाव जीतने के लिए न केवल उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, बल्कि राहुल गांधी का अंदाज भी बदल चुका है। गुजरात की लड़ाई जितनी बीजेपी के लिए अहम है, उतना ही कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली है। कांग्रेस राज्य की सत्ता से 20 सालों से दूर है। इस बार राज्य में बीजेपी बगैर मोदी के चुनाव लड़ रही है। पाटीदार समेत कई वर्ग बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति साफ है। वो सीधा पीएम मोदी पर अटैक कर रही है और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी है। गुजरात में आज 30 लाख बेरोजगार युवा हैं। 30 लाख। हर रोज हिंदुस्तान में 30,000 नए युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। गुजरात के चुनाव की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस ने पाटीदार नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया है। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अल्पेश ठाकुर का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। राज्य में 45% ओबीसी वोटर हैं। पाटीदार नेता भी कांग्रेस के संपर्क में है। खबर है कि हार्दिक पटेल ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की है। पाटीदार नेता निखिल सवानी ने राहुल से मुलाकात की है। कहा यह भी जा रहा है कि पाटीदार समुदाय कांग्रेस के साथ जा सकता है। गुजरात की जमीन पर सियासी बिसात बिछने लगी है। खुद राहुल गांधी ने सूबे की कमान संभाली हुई है। राहुल गांधी 1 महीने में 3 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं और हर बार राहुल गांधी का तेवर अलग नजर आता है। जीएसटी लागू कर दी। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी की। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए और तब भी ये सुनना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के तेवर और बीजेपी की रणनीति देखकर अब ये साफ हो चुका है कि गुजरात चुनाव को भी मोदी बनाम राहुल ही देखा जाएगा, क्योंकि गुजरात का चुनाव जीतने के लिए खुद पीएम मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयानों का खुलकर जवाब भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास झूठ, भ्रष्टाचार और विकास की अनदेखी करने का रहा है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से भी टिप्पणी की और वहां भी चल रहा है, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही फिल्म का गीत के एक लाइन बोलने की इच्छा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इसके पहले ही गुजरात की लड़ाई आर पार की नजर आने लगी है। आने वाले दिनों में ये सियासी संग्राम और भी तीखा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुजरात की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही नाक का सवाल बन गई है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो मोदी के गढ़ में सेंधमारी करना चाहती है कांग्रेस और वहीं साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी ये
नाक का सवाल है गुजरात चुनाव। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जमकर चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर पाटीदार वोट पर टिक गई है। 1960 में गुजरात के गठन के बाद से भी यहाँ पटेल सियासत में हमेशा से हावी रहे और कहते तो ये भी हैं कि बीजेपी भी तभी सत्ता में आ पाई जब उसे पटेलों का साथ मिला। लेकिन इस बार आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हार्दिक पटेल ने अलग मोर्चा खोला हुआ है तो कांग्रेस भी मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में जुट गई है। पटेल का साथ, एंटी इनकम्बेंसी की नाराजगी और दलितों के विकास के नाम पर क्या वो गुजरात की सत्ता पर 20 साल बाद काबिज हो पाएगी? ये पहला मौका था जब आरक्षण को लेकर पाटीदार समाज ने गुजरात सरकार के खिलाफ खुलकर संग्राम छेड़ दिया। इस आंदोलन का चेहरा बने हार्दिक पटेल। गुजरात में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद पटेल समुदाय के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और तब ऐसा लगा जैसे बीजेपी का ये परंपरागत वोट बैंक उससे बेहद खफा है। देखते देखते गुजरात चुनाव दहलीज पर आ गया तो एक बार फिर पटेल वोट बैंक का गुणागणित साधने की कोशिश शुरू हो गई। गुजरात में पाटीदारों के वोट 20% के करीब है। 2012 के चुनाव में बीजेपी को करीब 80% पाटीदारों ने समर्थन दिया था। 182 में से 44 विधायक पाटीदार समुदाय से बने, जिनमें से 7 को मंत्री भी बनाया गया। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी सीएम बने तो नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाकर पटेल वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। पटेल गुजरात की राजनीति में हमेशा से अहम रहे हैं और इसीलिए ज्यादातर मुख्यमंत्री भी इसी समाज से बने। पाटीदार समुदाय से चिमन भाई पटेल 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। फिर बाबू भाई जसभाई पटेल आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री थे। केशु भाई पटेल भी इसी कड़ी का हिस्सा रहे। कभी कांग्रेस के खंभ यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम समीकरण को बीजेपी ने इसी पटेल वोट बैंक से धराशायी किया और अब पाटीदारों को अपने पाले मिलाकर कांग्रेस एक नया समीकरण गढ़ना चाहती है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि पाटीदार उसका दामन छोड़ ही नहीं सकते। पाटीदार 90% भाजपा के साथ ही है, आज भी है। अभी जो चुनाव हुए उसमें से 6 सीट कांग्रेस की थी, 2 भाजपा की थी, तो 7 भाजपा की हो गई 9 में से। तो उसी हिसाब से पूरे समाज, सब समाज भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी के विश्वास में, विजय भाई रूपाणी के विश्वास में उनके साथ है। विकास की राजनीति पसंद की है और गुजरात तो शांति चाहता माहौल है, इसीलिए गुजरात के साथ सब है। पिछले 2 सालों में गुजरात ने अलग अलग वक्त पर पाटीदारों, दलितों और ओबीसी के आंदोलन देखे हैं और कांग्रेस इसे एकजुट कर बीजेपी को चुनावी रण में परास्त करना चाहती है। इसलिए हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर को एक मंच पर लाने की कोशिश जारी है। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में होटल ताज में हार्दिक पटेल का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कांग्रेस के दिग्गजों से रविवार रात हुई मीटिंग से पहले का है। उधर राजस्थान में एक बिल पर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। सरकार ने इस अध्यादेश को विधानसभा में पेश कर दिया है। अगर ये बिल कानून बनता है, राज्य में नौकरशाहों और न्यायाधीशों की जांच से पहले सरकार से अनुमति जरूरी हो जाएगी। इसके दायरे में सेवारत और पूर्व नौकरशाह दोनों शामिल हैं। पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक बिल जिससे राजस्थान की सियासत में विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। वसुंधरा सरकार पर सरकारी अफसरों को बचाने के लिए कानूनी ढाल तैयार करने का आरोप लग रहा है। विरोधी कांग्रेस के तेवर बेहद तल्ख है। मुंह पर काली पट्टी बांधकर सड़क से विधानसभा तक सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। विधानसभा में बीजेपी के पास 160 विधायक हैं और कांग्रेस के पास मात्र 24। लेकिन कांग्रेस के नेता पूरी ताकत से बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध मार्च में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी हिस्सा लिया। एक चुनी हुई सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है जो प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है, जर्नलिज्म को और मीडिया का गला घोटने का काम कर रहा है और न्यायपालिका की जो ताकतें हैं उसको लेने का काम कर रहा है। ये जो कानून वसुंधरा जी ने बनाया है, इसके सख्त विरोध में कांग्रेस पार्टी है, पूरा प्रदेश है। राजस्थान सरकार ने क्रिमिनल लॉ राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2017 को विधानसभा में पेश कर दिया है।
बिल के पारित होने के बाद राज्य के किसी जज, मजिस्ट्रेट और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उनसे जुड़े किसी मामले में जांच से पहले संबंधित उच्च अधिकारियों से इजाजत लेना जरूरी होगा। केस पेंडिंग होने की स्थिति में किसी भी जज, मजिस्ट्रेट या सरकारी कर्मचारी का नाम, पता, फोटो और ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा सकेगी। आरोपी अधिकारी की पहचान उजागर करना भी जुर्म माना जाएगा। वसुंधरा सरकार ने बिल में 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा है। बिल को विरोधी काला कानून बता रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में राजस्थान सरकार की अपनी दलील है। लोक सेवकों पर निरंतरता से परिवाद दर्ज होते हैं और परिवाद दर्ज होने के पश्चात उसका अनुसंधान हो, वो न्यायालय उस पर अपना नतीजा दे, इससे पहले ही मीडिया की सुर्खियों में ये सारी बात चली जाती है, जिसके कारण से लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन के अंदर जिस प्रकार उन्मुक्त रूप से वो कर्तव्य निर्वहन कर सकता है उसमें परेशानी आती है। बिल का विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं कर रही, बिल के खिलाफ बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, ये आपातकाल की याद दिलाने वाला कानून है, ये नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करने वाला कानून है, ये बेईमान नेताओं को और बेईमान अधिकारियों को, कर्मचारियों को बचाने का कानून है। इस कानून के पास राजस्थान की विधानसभा में नहीं होने देंगे और जितना दम उतना लगाएंगे। ये कानून पास करना और आपातकाल लगाना एक ही बात है। बिल के जरिए मीडिया पर भी बंदिश लगाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड समेत कई मीडिया संगठनों ने बिल का विरोध किया है। इतना खतरनाक कानून ऑर्डिनेंस के रूप में लाना, मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में पहले कभी नहीं देखा गया है। एक अजीब सी सरकार की प्रवृत्ति इसमें झलकती है, जो कि चाहता है कि फिर से हिटलर का शासन वहां पे स्थापित हो। बिल के खिलाफ जयपुर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार पूरे मामले में झुकने को तैयार नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए एक नई पहल, एक मुहिम की कोशिश की जा रही है। एनडीएमसी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश हिंदुस्तान में अब हर हाथ को काम मिलेगा। दिल्ली में पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई कि 2030 तक भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जिन्होंने की कक्षा 1 और कक्षा 2 तक की भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता कि उनके अंदर कोई हुनर नहीं होती। कहीं न कहीं ऐसे अशिक्षित नौजवानों के अंदर भी कोई ऐसी हुनर होती है, कोई ऐसे गुण होते हैं जो छिपे रहते हैं। आवश्यकता है उसको सही दिशा देने की, आवश्यकता है उसको उभारने की। दिल्ली के मंदिर मार्ग में कौशल केंद्र का सेंटर खोला गया है, जहां करीब 8 कोर्स चलाए जा रहे हैं। कोर्स ज्वाइन करने वालों को रोजाना 4 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि कोर्स करने वालों को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही महिला कैंडिडेट को 2000 हर महीने, जबकि पुरुष कैंडिडेट को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। कुशल भारत की जो परिभाषा है उसको लेकर के इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर के फोकस करते रहते हैं कि कौशल और कुशल भारत जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन जो प्रैक्टिकल थ्योरी है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार का कहना है कि इससे देश के स्किल डेवलपमेंट में तेजी आएगी। जो सेंटर माननीय गृह मंत्री जी और माननीय हमारे जो स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं, जिनके द्वारा ये किया गया प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, इसमें 8 कोर्सेज हैं जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं और 2 रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं और करीब ये 10 कोर्सेज हम यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें कि 250 घंटे से लेके 750 घंटे के प्रोग्राम हैं। और यहाँ इस सेंटर में एट एनी गिवन टाइम हम 2 शिफ्ट चला रहे हैं और जिसके तहत करीब 1000 बच्चों को हम इसमें ट्रेनिंग देंगे। कौशल विकास सेंटर में करीब 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को रोल मॉडल बनाने की तैयारी है।
जहां आने वाले समय में बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ 1 साल के लिए रहना खाना भी मुफ्त मिलेगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो एक शानदार पहल के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।